तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पहले सिंटैक्स फॉर लूप का और फॉर लूप होता क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं कि जो कि एक फॉर लूप को बनाती हैं। और लास्टली एक एग्जांपल को लेते हुए हम ये देखेंगे कि फॉर लूप एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, जो कि बड़ा ही ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बड़ी अच्छी हो, कि आपको पता हो कि भाई फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं, कि कब वो इनिशियलाइजेशन होती है, कब वो कंडीशन चेक होती है, कब वो इंक्रीमेंट होता है, कब वो उसके अंदर स्टेटमेंट्स रन होती हैं और इनका सीक्वेंस क्या होता है। ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेट मी अश्योर यू कि जितने भी लोग ये वीडियो पूरी देख लेंगे एंड तक, उनकी बड़ी ही एक क्लियर और क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फॉर लूप्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉर लूप है, ये इसकी अगर कोई में कहे कि भाई आप फॉर लूप को डिफाइन करें तो फॉर लूप होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर जो है ना, फॉर एक बेसिकली इसका जो है ना वो कीवर्ड है जो कि इस लूप के लिए यूज होता है। तो फॉर इज अ लूपिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। तो कहता है कि भाई फॉर लूप जो कि है वो एक लूप है, एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ना मेट हो जाए। तो आप जो है ना कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसा कि आप कहें कि भाई जब तक कि आई की वैल्यू 10 ना हो जाए, आई को इंक्रीमेंट करते रहो और उसको प्रिंट करवाते रहो। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि भाई जब तक कि कोई इनपुट पे करेक्टर जो है सपोज सी का ना एंटर कर दे, तब तक जो है ना ये लाइन बार बार प्रिंट करवाते रहो। तो इसमें दो चीजें हैं, एक चीज है रेपिटेशन। ठीक है ना, एक रिपीटेडली जो बात है ना, कभी कोई स्टेटमेंट्स हैं उनको आप रिपीटेडली आप रन करा रहे हैं। और सेकंड चीज ये है कि भाई कब तक आपने उसको रन कराना है। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि भाई आप एक कंडीशन भी बताएंगे साथ कि भाई जब ये कंडीशन मेट हो जाए उस टाइम तक आपने रन करवाना है। जैसे ही ये कंडीशन मेट हो जाएगी, तो मेट नहीं हो रही होगी, ठीक है, उसके बाद जो है ना आप उस लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से चलता है ये। ठीक है, तो एक चीज अगर आप देख लें कि भाई इसी लूप को, जो फॉर लूप है, इनको काउंटर लूप भी कहते हैं। वो इस वजह से कि आगे जब हम इनका सिंटैक्स देखेंगे तो आपको ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि इसके सिंटैक्स के अंदर एक काउंटर होता है जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता है, इस वजह से इसका नाम काउंटर लूप्स भी है। तो अक्सर लोगों से जब ये पूछा जाता है कि भाई काउंटर लूप्स क्या होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बेसिकली फॉर लूप्स ही है। फॉर लूप एक ज्यादा कॉमनली नाम जो है यूज होता है उसको फॉर लूप है, लेकिन इसी का नाम जो है काउंटर लूप भी है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कभी पूछा भी जा सकता है कि भाई काउंटर लूप क्या होता है। तो आपने बता देना कि भाई सिंपली जो फॉर लूप होता है इसी को काउंटर लूप भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो क्या है। तो इसके लिए फॉर लूप्स के सिंटैक्स में ना तीन बेसिक चीजें हैं। ये तीन चीजें क्या है कि पहली चीज आपने बताना होता है कि भाई आपने इनिशियलाइजेशन करनी है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम कुछ देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होती है। दूसरी चीज आपने ये बतानी होती है कि भाई आपने ना इसके अंदर कंडीशन क्या लगानी है। तो वो हम देखेंगे कि भाई वो कंडीशन होती क्या है, लगाई किस तरीके से जाती है। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि भाई आपने फिर वो जो कंडीशन लगाई है तो किसी वेरिएबल पे लगाई है, उस वेरिएबल को आप फिर इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं और फिर आप बार बार कंडीशन को चेक करते होते हैं। तो हम ये दोनों चीजें, तीनों चीजें देखेंगे कि ये किस तरीके से उसमें लिखी जाती हैं और हर एक इस जो सिंटेक्स के जो पार्ट हैं, तीनों चीजें, इनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमारे पास कि फॉर लूप के सिंटेक्स में जब भी हमने लिखना है तो हमें पता चलना होना चाहिए कि हमने इनिशियलाइजेशन करवानी है। ठीक है, जब हमने इनिशियलाइजेशन करवानी है तो इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इनिशियलाइजेशन में दो हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्सा ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, तो कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है कि हम लिखेंगे इंट, ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कराने की, और उसका नाम लिख देंगे। सपोज मैं जो नाम लिखता हूँ वेरिएबल का, मैं रखता हूँ वो काउंटर के नाम से एक वेरिएबल है। तो ये जो पहला हिस्सा हुआ वो कंप्लीट हो गया कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, तो मैंने इंट काउंटर से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि आपने उसको इनिशियलाइज करवाना है विद अ स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, अब वो इनिशियलाइज किस तरीके से होगा कि आप इसको कोई ना कोई स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। तो यूजुअली यही होता है कि हम इसको जीरो की स्टार्टिंग वैल्यू दे देते होते हैं। कभी कभार जो है ना, कभी एक डिफरेंट वैल्यू भी देनी पड़ जाती है किसी एक वजह से, तो वो हम उस टाइम पे देख लेंगे कि क्या है। फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लें कि आप एक जीरो की स्टार्टिंग वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस में हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ठीक है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से कराया कि उसकी पहले वेरिएबल टाइप बताई, उस वेरिएबल का नाम बताया, और सेकंड हमने ये किया कि उसको इनिशियलाइज करवाया विद द स्टार्टिंग वैल्यू। तो हम पहले इंट काउंटर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और फिर हमने ये कहा कि उस काउंटर में जीरो की वैल्यू को स्टोर कर दो। तो ये हमने फॉर लूप के सिंटेक्स की पहली चीज देख ली, इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे पास कि हमने उसको बताना है कि कोई टेस्ट कंडीशन लगानी है। ठीक है, टेस्ट कंडीशन ये होती है कि आपने ये बताना है कि जो आपने वेरिएबल अभी डिक्लेयर किया था उसके रिलेटेड कोई कंडीशन आपने लगानी होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसी से रिलेटेड कंडीशन हो, लेकिन ये बात सेंस बनाती है कि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी के ऊपर आप कंडीशन भी लगाएं। अगर आप चाहें तो इसके अलावा किसी और पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी चीज को कंसिडर करेंगे कि आप उसी वेरिएबल के साथ कोई कंडीशन भी लगा रहे हैं। तो कंडीशनल यूजली लगाई जाती है एक रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए। ठीक है, तो सपोज हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने
काउंट की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स प्रिंट करवानी है, या 10 टाइम्स हमने लूप को चलाना है, लूप के अंदर जो भी है, ठीक है ना। तो अगर मैंने 10 टाइम्स लूप को चलाना है, तो हमने शुरू में जब इनिशियलाइजेशन वाला फेज था, उसके अंदर हमने कहा था कि हमने इस तरह की एक स्टेटमेंट लिखी थी और हमने कहा था कि इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने इनिशियलाइजेशन करवा दी। अब कोई टेस्ट कंडीशन जब मैंने लिखनी है, तो मैं टेस्ट कंडीशन इस किस्म की लिख लेता हूँ कि काउंट के ऊपर मैंने कोई कंडीशन लगानी है ना, तो मैं कहता हूँ कि मैंने 10 टाइम्स अगर लूप को चलाना है, तो मैं काउंट के ऊपर कंडीशन लगाता हूँ कि जब तक के काउंट की वैल्यू इज लेस देन 10 है, तब तक जो है ना काउंट का ये लूप जो है वो चलता रहे, ठीक है। अब ये वाला होगा ये कि भाई जब तक कि काउंट की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक टेस्ट कंडीशन लगा दी। इसी तरह की टेस्ट कंडीशन आप कोई और भी लगा सकते हैं। सपोज आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि आप कह दें कि जब तक कि काउंट की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि काउंट जो कि है, जब तक कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 हो। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जो कि है वो नेसेसरी इधर क्या आप चाह कह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक आप यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब आप एक चीज़ इसमें नोट कर रहे होंगे कि भाई अगर मैंने काउंट के वेरिएबल को पहले मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे, और उसको मैंने कहा कि उसकी वैल्यू 0 है, और नेक्स्ट मैंने एक कंडीशन लगाई कि जब तक कि काउंट का वेरिएबल लेस देन 10 हो, तो ये लूप रन होता रहे। अब हम देख रहे हैं कि काउंट का वेरिएबल इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, तो वो जब जीरो है और वो हर बार ही कंडीशन ट्रू होती जाएगी, तो इन्फिनिट टाइम्स मेरा लूप लूप जो है वो रन हो जाएगा। अब हमें कोई ना कोई चीज ऐसी भी चाहिए जो इस लूप को ब्रेक भी करवाए, मतलब कि इस कंडीशन को किसी टाइम पे ऐसा भी हो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ताकि ये लूप ब्रेक भी तो हो। वरना तो ये होगा कि ये लूप हमेशा ही रन होता रहेगा, काउंट की वैल्यू भी जीरो है, अगली दफा लूप रन होगा काउंट की वैल्यू फिर जीरो है, क्योंकि इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा। तो फिर किस तरीके से जो है वो लूप ब्रेक होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर एक तीसरी चीज होती है, जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर से हम करते ये हैं कि हमने जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे बनवाया था, उसी वेरिएबल को हम या इंक्रीमेंट कराते हैं या डिक्रीमेंट करवाते हैं। तो इस वाले केस में हम ये कहेंगे कि भाई सपोज वही जो काउंट का वेरिएबल था, मैं उसको कहता हूँ कि मैं इसको इंक्रीमेंट करवाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि काउंट प्लस प्लस। तो इससे ये होगा कि भाई जब भी लूप एक दफा रन होगा, तो उसके बाद काउंट की वेरिएबल एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो भी वैल्यू है वो +1 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि पहली दफा जब लूप रन हुआ, तो काउंट की वैल्यू क्या थी, काउंट की वैल्यू थी 0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा, तो काउंट की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी काउंट प्लस प्लस के बाद। फिर अगली दफा रन होगा तो 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और सो ऑन। ये रन होता जाएगा, और जब ये तकरीबन 10 टाइम्स रन हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इस टाइम पे ये होगा कि वो जो रिलेशनल ऑपरेटर था, जो टेस्ट कंडीशन थी मेरी, वो उस एक्शन में आएगी और वो चेक करेगी कि क्या 10 लेस देन 10 है, तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और इसकी बेसिस पे लूप ब्रेक होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा लूप बेसिकली कंप्लीट हो गया, क्योंकि जितने भी चीजें हमें चाहिए थी उस लूप के अंदर वो सारी की सारी आ गई हैं। तो पहली चीज ये थी कि हमने एक इनिशियलाइजेशन के लिए एक कंडीशन बनानी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई इनिशियलाइजेशन के लिए, जबकि हमने एक वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर किया उसकी टाइप बताते हुए, और फिर उसके अंदर कोई वैल्यू दे दी कि उससे वो इनिशियलाइज हो गया लूप। उसके बाद सेकंड चीज ये थी कि हमने एक टेस्ट कंडीशन लगानी थी कि लूप ब्रेक कब होगा, ठीक है। कोई ना कोई टाइम तो होना चाहिए ना कि लूप ब्रेक भी हो, इन्फिनिटली तो हमने रन नहीं करना। तो हमें चाहिए था कि भाई 10 दफा मैंने अगर रन करना था, तो मैंने कहा इसमें लेस देन 10 कर देता हूँ, तो इससे ये 10 दफा रन हो जाएगा कि काउंट एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो 10 टाइम्स जब हो जाएगा तो उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। और लास्टली फिर हमने कहा कि काउंट तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा, तो उसके लिए फिर एक और लास्ट कंडीशन हमने लगाई, कि जो कि ये करती थी कि काउंट को इंक्रीमेंट करवाती थी। अब कोई और केस हो सकता है कि जिसमें आपकी टेस्ट कंडीशन भी डिफरेंट हो, काउंट इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट हो रहा हो, बाय 1 ना हो रहा हो, बाय 3 हो रहा हो, बाय 2 हो रहा हो। तो इस तरह के कोई भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम एक मिसाल ले रहे हैं। अभी इसकी एग्जीक्यूशन जो है उसके अगर आपको नहीं भी समझ आई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे किस टाइम पे इंक्रीमेंट होता है, किस टाइम पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, और किस टाइम के ऊपर वो दोबारा चेक करता है उस कंडीशन को। तो बड़े ही क्लियर और क्रिस्प तरीके से हम इसको फर्दर अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस जगह पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तीन चीजें, पहली ये कि फॉर लूप के सिंटैक्स में तीन चीजें हैं, और उसमें से पहली चीज है इनिशियलाइजेशन, जिसमें कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है। सेकंड ये कि आपने एक टेस्ट कंडीशन लगानी है, जो कि ये बताएगी कि लूप ने किस टाइम पे रन होना है और किस टाइम पे लूप रन नहीं होगा। तीसरी ये कि आपने बताना है कि जो वेरिएबल आपने लिखा हुआ है, क्या आप उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, या आप कुछ भी नहीं करना चाहते। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप ना भी करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपने उस जगह को खाली छोड़ देना है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके सिंटैक्स में किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को अकोमोडेट किया जाता है। तो सिंटैक्स जो है ना फॉर लूप का, अगर आपने वो चीज़ देख ली पिछली, तो अब आपके लिए समझना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसके अंदर आपने ना फॉर का कीवर्ड लिख लेना है,
ठीक है? उसके बाद आपने 2 ओपन ब्रैकेट्स एक ओपन ब्रैकेट और एक फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी है राउंड वाली, और इसके अंदर जो है ना अब आप बताएँगे वो तीनों कंडीशंस जो हमने पीछे पढ़ी थी। वो क्या थी? वो सिंटेक्स के 3 हिस्से हैं कि सबसे पहली चीज़ थी इनिशियलाइज़ेशन की कंडीशन। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे वो एग्ज़ाम्पल हमने ली थी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इंट काउंट इज़ इक्वल टू 0 फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो आपकी आ जाएगी इनिशियलाइज़ेशन की कंडीशन। उसके बाद सेकंड चीज़ थी कि आपने इधर ये लगा देना है, सेमीकोलन का साइन तो आपने ये लगा दिया। सेकंड चीज़ के ऊपर आ जाएँगे तो वो थी टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन हमने कहा था कि हमारे एक मिसाल के तौर पे हमने ली थी कि काउंट जो है ना, हम उसको लेंगे लेस दैन 10, तो आप इसको इस तरह लिख देंगे, और इसके बाद फिर से आ जाएगा एक और सेमीकोलन। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है कि भई आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं करना चाहते। तो फिलहाल हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भई काउंट प्लस प्लस, तो इससे जो है ना काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली वो चीज़ थी कि जिससे आपने फॉर लूप लिखा, और इसके बाद जो है जब ये फॉर लूप की आपने स्टेटमेंट एक लिख ली, उसके बाद आपने क्या करना ये है कि एक ओपन कर्ली ब्रेस लगानी है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगानी है। और फॉर लूप के अंदर जिन कंडीशंस को आप, या जिन स्टेटमेंट्स को आप रिपीट कराना चाह रहे हैं ना, उन स्टेटमेंट्स को ना आपने इन करली ब्रेसेस के दरमियान में लिख देना है। ठीक है ना? और वो स्टेटमेंट्स जो है ना फिर रिपीट हो जाएंगी, और कितनी दफ़ा रिपीट होंगी? जितनी दफ़ा जो है ना आपका ये काउंटर ऊपर इंक्रीमेंट होकर ये कंडीशन को ट्रू मीट करवाता रहेगा, तब तक ये इंक्रीमेंट होती चली जाएंगी।